गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या किए, लास्ट क्लास तक हम लोग सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी का डिस्कशन काफ़ी डिटेल में देख लिए। तो हम लोग को अब क्या करना है, कंक्लूड करना है कि इन जनरल अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है, अभी हम लोग n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पुट करके चेक कर लिए हैं कि कुछ एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। हम लोग हर टाइप के क्यूब रूट या फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट में हम लोग क्या किए थे, दो प्रोसीजर को फॉलो कर रहे थे। पहला, सिंपली दोनों साइड में आप जो पावर में 1/n है, पावर में 1/3 है, दोनों साइड में क्यूब करा दीजिए। पावर में 1/4 है, दोनों साइड में पावर 4 करा दीजिए। तो ये तरीका हम लोग देखते थे। तो ये अप्रोच है, इससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि अगर क्यूब रूट है तो 3 सोल्यूशन मिलेगा, फोर्थ रूट है तो 4 सोल्यूशन मिलेंगे, फिफ्थ रूट है तो 5 सोल्यूशन मिलेंगे ना। तो इस प्रकार से आपको पावर में 1/, जितना होगा उतना ही सोल्यूशन आपको मिलने वाला। ये डिस्कशन हम लोग देख चुके हैं, तो इतना पार्ट आपको समझ में भी आता होगा। तो ये पहला तरीका होता था निकालने का। आप क्या करते थे, दोनों साइड में पावर n कर दीजिए, जेड की पावर n इज इक्वल टू 1, सॉल्व करा के आप n वैल्यू निकाल सकते हैं जेड का, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और तरीका ये होता था कि डी मोवेर थ्योरम। अब डी मोवेर थ्योरम का भी यूज करके आसानी से निकाल सकते हैं। डी मोवेर थ्योरम आपको कभी भी धोखा नहीं देगा, उससे आप हमेशा किसी भी केस में आंसर निकाल सकते हैं। और इन दोनों को देखने के बाद हम लोग कंक्लूजन देखे, जो कि कंक्लूजन एक्चुअली में है तो इन्हीं से रिलेटेड, लेकिन वो कंक्लूजन इंडिपेंडेंटली हम लोग इसलिए सोच रहे हैं कि अगर हम सिंपली उस कंक्लूजन पर ही ध्यान दें तो वो कंक्लूजन ये बोलता है, अगर आपके पास पावर में 1/n है, यानी कि आपको n रूट मिलने वाले हैं। n रूट मतलब पूरा 360 डिग्री n पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो ये सब डिस्कशन होता है, इतना पार्ट आपको समझ में आना चाहिए। तो ये कंक्लूजन इम्पॉर्टेंट होता है। उसके साथ में डी मोवेर से भी आप आंसर निकाल सकते हैं, नॉर्मल प्रोसीजर से भी आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, आज 7th रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे और 8th रूट ऑफ यूनिटी देखेंगे। उसके बाद हम लोग कंक्लूड कर देंगे nth रूट ऑफ यूनिटी के लिए। डन, स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्या आप लोग को क्या करना है, आप लोग सीक्वेंस से देखिए, प्लेलिस्ट से सारे लेक्चर्स को। क्योंकि हम लोग जितना भी लेक्चर देखते जा रहे हैं, सपोज करिए एक्स टॉपिक का लेक्चर अभी देखे हैं, तो ये एक्स टॉपिक का लेक्चर आगे के हर लेक्चर में यूज होने वाला है। इसलिए आप पहला सीक्वेंस देखिए, अब पहला, दूसरा, तीसरा, इस प्रकार से करते हुए आप 31, 32 तक आइएगा। ठीक है, तो अगर ये टॉपिक आप पढ़ रहे हैं तो आपको डी मोवेर का लेक्चर देखा होना चाहिए, तब जाके आपको यहाँ पे समझ में आएगा। डी मोवेर के लेक्चर में हम लोग क्या किए, तो उनके दो स्टेटमेंट का ब्रीफ में हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं, डिटेल में डिस्कशन किए हुए हैं ना। तो वहाँ पे आप उसको रिफ़र करिए, आप उसको देखिए, उसके बाद आप यहाँ पे आइएगा तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए 7th रूट ऑफ यूनिटी का मतलब क्या है, 1 की पावर 1/7 है, इसको आप मानेंगे जेड। दोनों साइड में पावर 7 करा देंगे, जेड की पावर 7 इक्वल टू 1 है। अब आप सॉल्व कैसे कराएंगे, जेड की वैल्यू हमको पता है कि 7 वैल्यू मिलेगी। डी मोवेर थ्योरम का स्टेटमेंट ही बोलता है अगर पावर में P/Q है तो Q नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको मिलने वाले हैं, तो 7 नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमको मिलेंगे जेड के। लेकिन हम लोग इससे फाइंड आउट क्या कैसे कर सकते हैं, इससे आप कुछ कर सकते हैं क्या, समझिए। जेड की पावर 7 इक्वल टू 1 है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, दिमाग लगाइए। अगर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था तो हम जेड को +-1 बोल दे रहे थे। जेड क्यूब इज इक्वल टू 1 था तो जेड को 1 ओमेगा स्क्वायर बोल दे रहे थे। जेड की पावर 4 इज इक्वल टू 1 हुआ तो 1 आयोटा -1 माइनस आयोटा मिल गया। जेड की पावर 5 हुआ तो हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। जेड की पावर 6 हुआ तो कर ले रहे थे। जेड की पावर 7 हुआ, फिर हम लोग अटक जा रहे थे इसमें, तो अटक जा रहे हैं इसमें, नहीं आगे इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते, इस प्रोसेस से आप नहीं जा सकते। लेकिन डी मोवेर आपको हमेशा मदद करेगा, कभी धोखा नहीं देने वाला। आप डी मोवेर थ्योरम का यूज कीजिए। डी मोवेर थ्योरम ये तरीका आपको नहीं देगा आंसर से। जेड की पावर 7 इक्वल टू 1 है, कुछ लोगों को लगेगा जेड की वैल्यू 1 इसको संतुष्ट कर रही, तो आप क्या पुट करेंगे, Z-1 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो Z-1 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा ना, वो जेड की पावर 6 प्लस जेड की पावर 5 प्लस जेड की पावर 4 प्लस जेड क्यूब प्लस जेड स्क्वायर प्लस 1, तो इस टाइप का एक बड़ा सा एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये अननेसेसरीली कैलकुलेशन हम लोग क्यों करेंगे, ठीक है। जब हमको आसानी से आंसर मिलने वाला है तो हम अननेसेसरीली कैलकुलेशन क्यों करेंगे, उसको हम लोग अवॉइड करेंगे। अब डी मोवेर थ्योरम को ध्यान से देखिए,
1 को आप क्या पुट करेंगे, ई की पावर आयोटा 0 + 2 के पाई। तो ये हम लोग शुरू से 6th रूट ऑफ यूनिटी तक देख चुके हैं कि ये ऐसा क्यों लिखते हैं। पावर में 1/7, इसको आप मानेंगे जेड, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसा हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 1 का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है वो ई की पावर आयोटा 0 होता है। अगर 0 1 का आर्ग्यूमेंट है तो 0 + 2 के पाई भी इसका आर्ग्यूमेंट होगा, इसलिए हम 2 के पाई लिख रहे हैं। ये 2 के पाई का रोल इसलिए आता है, अगर आप डिमोवेट देखेंगे तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा, आपको कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो ये 2 के पाई हम लोग इसलिए लिख रहे हैं। इस 2 के पाई का काम तब खत्म हो जाएगा जब पावर में एक पावर में एक इंटीजर नंबर होगा। पावर में एक इंटीजर नंबर होगा तो इस 2 के पाई का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होगा, सिंपली एक इवन नंबर ऑफ पाई बनाएगा, तो उससे कोई मतलब आपको नहीं रह जाएगा। क्योंकि जब आप कॉस ऑफ समथिंग प्लस आउटा साइन समथिंग ही लिखने वाले हैं उसको, और कॉस ऑफ इवन पाई तो 1 ही देगा, तो 1 तो मिलने वाला हमेशा सही। लेकिन जब पावर में 1/7 है तो ये गेम कर देगा, इसलिए हम लोग 0 + 2 के पाई लिखते हैं। तो केवल 1 नहीं मिलेगा वैल्यू, 1 के अलावा भी आपको 6 वैल्यूज़ और मिलेंगी। आप सिंपली के की वैल्यू को पुट करिए 0, के की वैल्यू को पुट करिए 1, के की वैल्यू को पुट करिए 2, के की वैल्यू को पुट करिए 3, ऐसे ही आप के की वैल्यू को क्या पुट करिए 6। हम लोग जानते हैं जब 6 के बाद और आगे जाएंगे तब आपको वैल्यूज रिपीट होने लगेंगी। ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, तो डिमोवेयर आप देख लेंगे तब आपको यहाँ पर समझ में आएगा। डिमोवेयर देख लीजिए और 6th रूट ऑफ यूनिटी तक का डिस्कशन देख लेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। आप 0 पुट करिए के की वैल्यू, आपको जेड का एक वैल्यू मिलेगा। के की वैल्यू 1 पुट करिए, जेड का दूसरा वैल्यू मिल जाएगा। के की वैल्यू को 2 पुट करिए, आपको जेड का तीसरा वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे आप के की 0 से लेकर के 6 तक यानी 7 वैल्यूज़ के की आप पुट करेंगे, 0 1 2 3 4 5 6, तो आपको जेड की अलग अलग 7 वैल्यूज़ मिलेंगी। लेकिन आप जैसे ही 6 को आगे पार करेंगे, आपको क्या मिले, 6 से आगे आप 7 डालेंगे तो क्या मिलेगा, ई की पावर आउटा 0 + 2 के पाई है, आप के की जगह पर आप क्या डालेंगे 7, तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा, ई की पावर आउटा 2 पाई, ई की पावर आउटा 2 पाई यानी 1, सिंपली कॉस ऑफ 2 पाई प्लस आउटा साइन 2 पाई, तो ये 1 दे देगा। तो फिर से रिपीट हो जाएगा, जो कि वैल्यू के = 0 पर ही हमको मिलने वाला है। जब आप के की वैल्यू को 0 डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, जेड की वैल्यू मिलेगी 1। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए, जब आप के की वैल्यू को 1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 डालेंगे तो आप 2 पाई, तो जेड की वैल्यू मिल जाएगी आपको ई की पावर आउटा 2 पाई/7। ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ऑल्दो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इसके पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट वो नीड नहीं है, जो कि उसको लिखेंगे आप अननेसेसरली लिखेंगे कॉस ऑफ समथिंग प्लस आउटा साइन समथिंग, बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय हम लोग सिंपली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी का मतलब तो यही है ना, कॉस ऑफ 2 पाई/7 प्लस आउटा साइन 2 पाई/7, तो उसको लिखने की बजाय हम लोग यही लिखेंगे ना, क्योंकि इसमें कम छोटा एक्सप्रेशन है। के की वैल्यू को आप 2 पुट करिए, क्या मिलेगा आपको, 2 2 ज़ा 4 4 पाई/7, ई की पावर आउटा 4 पाई/7। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। के की वैल्यू को आप 3 पुट करिए, आपको जो क्या मिल जाएगा, ई की पावर आउटा 6 पाई/7। ठीक है, ऐसे ही आप जब के की वैल्यू को 6 तक पुट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, ई की पावर आउटा 3 था तो 3 पर आप 6 पुट करिए तो 12 पाई/7। ठीक है, तो के की वैल्यू को 0 से 6 तक पुट करने में आपको सारी जो 7 वैल्यू मिलेंगी वो सब यूनिक वैल्यूज़ होंगी, उनमें कोई रिपीट नहीं होगा। आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जेड की पावर 7 1 है, तो जेड की 7 वैल्यूज़ मिलने वाले हैं। अब 7 वैल्यूज़ मिलेंगी तो आप एक वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक वैल्यू मिलेगी 1 पुट करेंगे, दूसरी वैल्यू मिलेगी 2 पुट करेंगे, तीसरी वैल्यू मिलेगी। ऐसे आप जब 6 तक पुट कर देंगे तो आपको 7 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब जिस 6 के बाद और आगे जाएंगे तो आपको वैल्यूज़ रिपीट होने लगेंगी। 6 के बाद अगर आप 7 पुट करेंगे तो वो के = 0 के ही बराबर मिल जाएगा। आप के = 8 पुट करेंगे तो के = 1 वाले के बराबर आने लगेगा। ठीक है, तो ये डिस्कशन इम्पॉर्टेंट होता है कि के की वैल्यू को 0 से आप 6 तक ही पुट कर सकते हैं। इसमें आपको 7 यूनिक वैल्यूज़ मिल जाएंगी। तो आपको जो 7th रूट ऑफ यूनिटी है, एक 1 मिल गया, एक ये मिल गया, एक ये, ऐसे आपको 7 वैल्यूज़ हमको मिल गई। ये चीज़ आपको समझ में आएगी नहीं। तो 7th रूट ऑफ यूनिटी हो, 8th रूट ऑफ यूनिटी हो, किसी भी रूट ऑफ यूनिटी हो, तो उसको देख के हम ये बता सकते हैं कि इसके कितने रूट आने वाले हैं। 7th रूट ऑफ यूनिटी है तो 7 रूट मिलेगा, जेड की 7 वैल्यूज़ मिलेंगी।
अब जेड की 7 वैल्यूज़ मिलेंगी तो हम लोग डी मोवेर थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर से आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे आप। जेड की पावर 7 इक्वल्स टू 1 है तो आप जेड की 7 वैल्यूज़ डायरेक्टली इसको देख के नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो ये डी मोवेर थ्योरम आपको समझ में आया ना, इसका यूज करके आप निकाल सकते हैं। अब एक समझिए थोड़ा सा, देखिए हम ये एज्यूम करके पढ़ा रहे हैं कि आप पिछला लेक्चर देख चुके हैं, तभी आपको यहाँ पे समझ में आने वाला, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा, डिफ़िकल्टी होगा। और जो कंक्लूजन हम लोग देखते थे, याद करिए, जितना भी हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी देखे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देखे, तो इन सब में हम लोग क्या कर रहे थे, एक कंक्लूजन लिख रहे थे जो कि शुरू के 2 अप्रोचेस से जनरेट हुआ था। बट हम लोग इसको इंडिपेंडेंटली ट्रीट इसलिए करते हैं कि इसमें आपको पिछला इनडायरेक्टली यूज होगा, बट आप डायरेक्टली नहीं यूज करने वाले। आपको सिंपली क्या दिखेगा, टोटल एंगल कितना है 2 पाई, कितने पार्ट में डिवाइड होगा 7 पार्ट में, या इसको आप बोल सकते हैं 360 डिग्री कितने पार्ट में डिवाइड होगा 7 पार्ट में डिवाइड होगा। तो आप इसका डायरेक्टली 7 से डिवाइड करके भी इसका डिग्री लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग सिंपली 2π/7 लिखेंगे ना। यहाँ पे आपको पॉइंट में लिखना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करेंगे आप 5 बार जाएगा, 7 5 35 1, तो 51 पॉइंट समथिंग करके आएगा। तो वो लिखने की बजाय, अननेसेसरीली इसको लिखने की बजाय आप सिंपली 2π/7 को एज्यूम करिए, क्योंकि रेडियन में भी तो एंगल को लिख सकते हैं हम, तो ये तरीका भी बिल्कुल सही है। तो जो कंक्लूजन का बेसिक जो पॉइंट यही है, पूरा 360 डिग्री एंगल 7 पार्ट में डिवाइड होगा। और अगर हम कोई भी एक रियल रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, रियल रूट या कोई एक दूसरा रूट, कोई भी रूट, जनरली जो रियल रूट होता है वो आसानी से दिख जाता है, वो छोटे बच्चों को दिख जाएगा। आपके पास है जेड की पावर 7 इक्वल्स टू 1, आपसे कोई पूछे कि जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, तो जेड की वैल्यू को 1 आप डायरेक्टली बोल देंगे, सिंपली 1 पुट करेंगे, 1 की पावर 7 इक्वल्स टू 1 मिल जाएगा। लेकिन जेड की पावर 7 है तो क्या केवल एक ही वैल्यू जेड लेगा? नहीं, कि 6 वैल्यूज़ और लेगा, और वो 6 वैल्यूज़ निकालने के लिए आप डी मोवेर का यूज कर सकते हैं। बेशक इससे आपको 6 वैल्यू मिल गई, पहली, दूसरी, तीसरी और 7 वैल्यूज आपको यहाँ से मिल गई। अब कंक्लूजन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कंक्लूजन में हम सिंपली ये करेंगे कि आप, हमारे पास पूरा 360 डिग्री एंगल है, ये 7 पार्ट में डिवाइड होगा 2π/7, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर हम समहाउ कोई भी एक रूट निकाल लेते हैं, उससे हम 2π/7 घूमते जाएंगे, हमको रिमेनिंग सारे रूट मिल जाएंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। अगर आप एक रूट निकाल लेते हैं, वो चाहे रियल हो, चाहे इमेजनरी हो, कुछ भी, चाहे कॉम्प्लेक्स ही हो, किसी भी फॉर्म का हो, तो एक रूट अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो वहाँ से हम 2π/7 एंगल घूमेंगे तो आपको दूसरा रूट मिल जाएगा, और 2π/7 घूमेंगे तो आपको तीसरा रूट मिल जाएगा। तो ये तरीका आप अपना सकते हैं और इससे आपको सारे रूट मिल जाएंगे। कोई दिक्कत की बात है क्या इसमें? नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं अभी। तो देखिए, तो अगर हम एक कोई भी रूट फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई भी रूट का मतलब ये, जैसे जेड की पावर 7 इक्वल्स टू 1 है, क्या है, जेड की पावर 7 इक्वल्स टू 1, तो जेड की हमको सातों वैल्यूज निकालनी है, और एक वैल्यू जेड की 1 हमको दिख रही है आसानी से, तो वैल्यू हमको 1 दिख रही है, आसानी से हम इसको बना सकते हैं। अब यहाँ से हम 2π/7 एंगल घूमेंगे, तो 2π/7 कितना डिग्री होता है? 51.42 डिग्री होता है। तो आप पॉइंट में एंगल निकाल के चेक कर सकते हैं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर या कौन सा इसका रूट कहाँ जाने वाला है। हम रफली डायग्राम बना रहे हैं, ट्राई करेंगे कि ज़्यादा एक्यूरेट हो, बट आप लोग एक्यूरेट बना सकते हैं सारे एंगल को निकाल के, ठीक है। पॉइंट पॉइंट में, जैसे 51.42 डिग्री है ना, तो 51.42 डिग्री पे दूसरा रूट मिलेगा। हमको पता है सबका मॉडुलस 1 होता है, क्योंकि देखिए ये है, ये है, ये है, तो सबका मॉडुलस तो 1 ही है, क्योंकि e की पावर आयोटा थीटा है तो इसका मॉडुलस तो 1 ही होगा। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग r e की पावर आयोटा थीटा का फॉर्म देते हैं, अगर यहाँ पे r की जगह पे 1 है तो इसका जो मॉडुलस है तो 1 ही होगा, r तो मॉडुलस ही होता है। तो एक रूट अगर 1 था तो दूसरा रूट क्या है, यहाँ से आप कितना एंगल घूम चुके हैं, 2π/7। तो 2π/7 का मतलब क्या होता है, 51.42 डिग्री करके होता है, 51.42 डिग्री करके होता है। अब यहाँ से आप घूम के गए, आपको दूसरा रूट मिल गया। अब इसको आप कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, 1, 2π/7 बोल सकते हैं, क्योंकि हम किसी भी पॉइंट को कॉम्प्लेक्स प्लेन में r, थीटा से डिनोट कर सकते हैं, x, y से भी डिनोट कर सकते हैं,
आप उसको x प्लस आयोटा वाई बोल दीजिए। आप इसको 1,360 डिग्री बाई 7 भी बोल सकते हैं, तो कुछ भी बोल सकते हैं, नंबर ऑफ चीज़ें आप बोल सकते हैं। उसका आप पोलार फॉर्म बोल सकते हैं, उसका आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोल सकते हैं, जो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ ऑटोमेटिकली। तो आप कोई भी फॉर्म का यूज कर सकते हैं, बट हम लोग एक सिंपल सा जो फॉर्म दिख रहा है 1,2π/7 आप बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आप इसका आर ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं। तो 2π/7 एंगल हम घूम के गए तो दूसरा रूट हमको मिल गया। यहाँ से हम 2π/7 अगर और घूम के जाएंगे तो आपको तीसरा रूट मिल जाएगा, यानी इन दोनों रूट के बीच में एंगल कितना है 2π/7। ठीक है, अब यहाँ से इस रूट से आप 2π/7 और घूम के जाएंगे तो आपको तीसरा रूट में इसका 1 2 3 और चौथा रूट मिल जाएगा। अगर आप निकालेंगे ना तो आपको ये जो इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ रूट मिलता है हमको ना, वो हमको इसी क्वाड्रेंट में मिलता है, वो आप निकाल के चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि 2π/7 का मतलब क्या है 51.42 डिग्री, तो यहाँ से और 51.42 डिग्री घूमेंगे। देखिए पहला रूट क्या है 51.42 डिग्री पे, तो 51.42 डिग्री और 51.42 डिग्री यहाँ पे पहुँच गए, यानी कि 102.8 डिग्री यहाँ तक पहुँच गए, और 51 ऐड करेंगे तो ये 180 से पहले ही रहेगा, इसलिए इसका चौथा रूट यहाँ पे आ जाएगा। इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में एंगल कितना है 2π/7। और घूम जाइए 2π/7 तो आपको यहाँ पे एक दूसरा अलग अलग रूट मिल जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 5 रूट आपको यहाँ पे मिल गए। अब यहाँ से और घूम के आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक छठा रूट मिल जाएगा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, और आप जब 2π/7 घूमेंगे तो आपको एक सातवां रूट मिल जाएगा। ठीक है, ये हम रफली डायग्राम बनाए हैं। आप क्या कर सकते हैं, एक्यूरेट एंगल निकाल के भी प्लॉट कर सकते हैं, बट उतना नीड नहीं हमको। हम लोग सिंपली ये जानते हैं कि अगर 7th रूट ऑफ यूनिटी है तो इसके 7 डिफरेंट मान मिलेंगे, 7 डिफरेंट वैल्यूज हमको मिलेंगी। अगर एक कोई भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे हम 2π/7 घूमते जाएंगे, हमको रिमेनिंग सारे रूट मिल जाएंगे। 1 पे थे 2π/7 घूम के गए दूसरा मिला, और 2π/7 घूम के गए तो हमको तीसरा मिला, यानी ये क्या हो जाएगा 1,4π/7, क्योंकि एंगल तो पॉजिटिव रियल एक्सिस से ही लेते हैं। और ये क्या हो जाएगा 1,6π/7, क्या हो जाएगा 1,8π/7, क्या 1,10π/7, ये 1,12π/7। इसको आप समझिए, किन्हीं भी दो आसपास वाले जो रूट होते हैं उनके बीच का जो एंगल होगा वो 2π/7 ही होगा। तो इनके बीच में एंगल भी 2π/7 है, ये एंगल भी 2π/7 है, और ये एंगल भी 2π/7 है, और ये एंगल भी 2π/7 है। ठीक है, एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं शॉर्ट में कि अगर 7 रूट हैं तो पूरा 360 डिग्री एंगल 7 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी 2π/7 2π/7। एक कोई भी रूट अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई भी रूट का मतलब अगर आप देखना चाहें z की पावर 1 को, तो आपको z की वैल्यू 1 ऑटोमेटिकली दिख रही है, तो इससे सिंपल और कोई रूट इसका हो नहीं सकता। तो z 1 को आप फिक्स करके रख लीजिए। यहाँ से आप 2π/7 घूमते जाइए, यहाँ से आप 2π/7 घूमेंगे तो आपको दूसरा रूट मिलेगा, 2π/7 और घूमेंगे तीसरा रूट मिलेगा, 2π/7 और घूमेंगे आपको चौथा रूट मिलेगा। इस प्रकार से आप घूम के जब तक यहाँ पर वापस नहीं आ जाते आपको सारे रूट मिलते चले जाएंगे। तो आपको पूरे 7 रूट मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपको पूरे 7 रूट मिल गए। इतना पार्ट आपको समझ में आया कि नहीं? डन। तो देखिए एक चीज़ हम लोग यहाँ से और बोल सकते हैं, क्योंकि जो जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जितने भी इसके रूट आ रहे हैं वो क्या है, सब ओरिजिन से 1 डिस्टेंस पर है, क्योंकि सबका मॉडुलस 1 है। अगर सब ओरिजिन से 1 डिस्टेंस में है तो ये एक सर्कल पर ही लाई करेंगे, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। अगर एक सर्कल बनाएंगे हम तो सर्कल पर ही लाई करेंगे, क्योंकि उसका सेंटर ओरिजिन होगा और उसकी जो रेडियस होगी 1 होगी। ठीक है, तो ये डिस्कशन का पार्ट हम लोग के है। इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं? डन। तो ये क्लियर है ना आपके लिए? अब हम लोग आगे मूव करते हैं 8th रूट ऑफ यूनिटी के लिए। ठीक है, 8th रूट ऑफ यूनिटी, इसको थोड़ा हम लोग फास्ट देखेंगे क्योंकि हम लोग को आज ही कंक्लूड करना है 8th रूट ऑफ यूनिटी को। तो 8th रूट ऑफ यूनिटी को देखिए, सिंपल सा क्या देखेंगे आप 1 की पावर 1/8 को मानेंगे आप z की पावर 8 को मानेंगे आप क्या 1। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर z की पावर 8 1
तो आएगा ही आएगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अब आपके पास दो रास्ते हैं। एक नॉर्मल प्रोसीजर से जाइए, सॉल्व करिए, आपको जेड की 8 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और एक आप क्या कर सकते हैं, डी मोवेट थ्योरम का यूज कर सकते हैं, उससे भी आपको 8 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। उसके बाद हम लोग कंक्लूजन भी देखेंगे। थोड़ा फास्ट देखते हैं। पहला अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच आप क्या यूज कर सकते हैं, सिंपल सा फैक्टराइजेशन कर दीजिए। जेड की पावर 4 + 1, जेड की पावर 4 - 1 = 0। ठीक है, ये देखिए जेड की पावर 4 + 1 इंटू जेड की पावर 4 - 1 = 0। ये क्या देगा, जेड की पावर 4 = -1, जेड की पावर 4 = +1। इतना पॉइंट क्लियर है। तो यहाँ से जो जेड स्क्वायर आएगा क्या आ जाएगा, -1 का अंडर रूट, ही तो आएगा, वो भी प्लस माइनस के साथ में। इतना ठीक है। इसका मतलब जेड स्क्वायर क्या हो गया, प्लस माइनस -1 का अंडर रूट मतलब आयोटा। -1 का अंडर रूट क्या होता है, आयोटा ही तो होता है। जेड स्क्वायर यहाँ से आ गया। यहाँ से जब आप करेंगे तो आपको जेड स्क्वायर +1 और जेड स्क्वायर -1 मिल जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सिंपली जैसे जेड की पावर 4 + 1 है तो इसको क्या लिख सकते हैं, आप जेड स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू जेड स्क्वायर माइनस आयोटा, ये तो लिख सकते हैं। जेड स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू जेड स्क्वायर माइनस आयोटा, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा मिलेगी। थोड़ा हम फास्ट कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये आप थोड़ा समझिएगा, खुद जब आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। जेड की पावर 4 = 1 है, जेड स्क्वायर +1 इंटू जेड स्क्वायर -1, यानी जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है 1। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 है तो जेड की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, +-1। जेड स्क्वायर की वैल्यू अगर -1 है तो जेड की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, प्लस माइनस आयोटा। क्योंकि सिंपली आप क्या करेंगे, एक बार देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, जेड की पावर 8 = 1 है। आप नॉर्मल प्रोसीजर से इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन कर देंगे। जेड की पावर 4 + 1 इंटू जेड की पावर 4 - 1। अब इसको सॉल्व करा के आप जेड की पावर 4 = -1, इसको सॉल्व करा के आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। जेड की पावर 4 = 1 को भी सॉल्व करा के आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। डन। अब देखिए इसको आप सॉल्व कराइए, आपको क्या मिलेगा, जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या, प्लस माइनस आयोटा। जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस आयोटा। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस आयोटा का अंडर रूट, यही तो आएगा। जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है, प्लस माइनस आयोटा। तो जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस आयोटा का अंडर रूट। इतना पॉइंट क्लियर है। अगर आप आयोटा का अंडर रूट निकाल लेते हैं तो आपको आसानी से जेड की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखिए जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या, प्लस माइनस आयोटा, यानी जेड स्क्वायर की वैल्यू एक बार आयोटा होगी और जेड स्क्वायर की वैल्यू एक बार माइनस आयोटा होगी। ये देखिए 4 रूट हम लोग निकाल चुके हैं और 8 रूट हमको फाइंड आउट करना। तो देखिए यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है, जब अंडर रूट के अंदर में प्लस आयोटा आएगा तो यहाँ से भी 2 केस बनेगा। क्या, जेड स्क्वायर की वैल्यू आयोटा, दूसरा केस बनेगा जेड स्क्वायर की वैल्यू माइनस का आयोटा। ये पॉइंट आपको समझ में आया, जेड स्क्वायर की वैल्यू आयोटा, जेड स्क्वायर की वैल्यू माइनस आयोटा। तो यहाँ से जो जेड की वैल्यू क्या मिलेगा, प्लस माइनस आयोटा का अंडर रूट। यहाँ से जेड की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, प्लस माइनस माइनस आयोटा का अंडर रूट। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से समझिए। जेड स्क्वायर की वैल्यू है प्लस माइनस आयोटा, तो जेड स्क्वायर की वैल्यू एक बार आयोटा लेगा, जेड स्क्वायर की वैल्यू एक बार माइनस आयोटा लेगा। जब जेड स्क्वायर की वैल्यू आयोटा लेगा तो तब जेड की वैल्यू 2 वैल्यू और मिलेगी यहाँ से आपको। जब जेड स्क्वायर की वैल्यू माइनस आयोटा लेगा तो जेड की 2 वैल्यू और मिलेगी आपको यहाँ से। तो अब सिंपली आपको क्या करना है, आयोटा का अंडर रूट निकालना है। तो और आयोटा का अंडर रूट हम लोग निकाल के देख चुके हैं ऑटोमेटिकली। कैसे निकालते हैं, 1/√2 का स्क्वायर प्लस आयोटा बाई √2 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर रूट ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना पता है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, प्लस माइनस आयोटा का अंडर रूट क्या होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस आयोटा बाई √2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/√2 इंटू आयोटा बाई √2। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग ऐसे ही निकालना देखे थे कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो हम लोग तीन प्रोसीजर को फॉलो कर रहे थे। पहला एक मेथड में उसमें फॉर्मूले पुट करना, दूसरा उसको x प्लस आयोटा वाई के बराबर मानना, सॉल्व करा के x और y के मान निकाल लेना। एक तीसरा अप्रोच था पूर्ण वर्ग बनाने वाला, यही है पूर्ण वर्ग बना रहे। पूरा होल स्क्वायर अगर हम अंडर रूट के अंदर में होल स्क्वायर बना दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ये हम थोड़ा फास्ट में इसलिए किए क्योंकि हम इसको पढ़ा चुके हैं पहले से डिटेल में। क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√2 प्लस आयोटा बाई √2। इतना पॉइंट आपका क्लियर हो। उसी तरीके से हमको यहाँ से भी जेड की 2 वैल्यूज मिलेंगी। क्या, प्लस माइनस 1/√2 माइनस आयोटा बाई √2। इतना पॉइंट आपको समझ में आया। तो आपको क्या हुआ, आपको मिल गया जेड का 8 मान। हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आपको क्या करना है, 1 का निकालना है 8th रूट,
एट रूट ऑफ यूनिटी। तो 1/1/8 आप जेड करेंगे, जेड की पावर 8 इक्वल्स टू 1। इसको आपको सॉल्व करा देना, सिंपल मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। जेड की पावर 4 + 1 इंटू जेड की पावर 4 - 1, इसको सॉल्व करा के आपको 4 वैल्यूज मिली। इसको भी सॉल्व करा के आपको 4 वैल्यूज मिली। जेड की पावर 4 + 1 अगर 0 है, जेड की पावर 4 - 1 इक्वल्स टू 0 है, तो जेड की पावर 4 इक्वल्स टू 1 है। तो ये डिस्कशन हम लोग ऑटोमेटिकली देख ही चुके हैं, क्योंकि जेड की पावर 4 इक्वल्स टू 1, ये तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी हो गया। तो इससे +1 + 1 - 1 प्लस आयोटा माइनस आयोटा से 4 रूट मिल गए। जब जेड की पावर 4 - 1 लेगा तो हमको और 4 रूट मिल रहे हैं। ये प्लस माइनस, एक बार 1/√2 प्लस आयोटा बाई रूट 2, एक बार -1/√2 प्लस आयोटा बाई रूट 2। उसी प्रकार से 2 रूट हमको यहाँ से भी मिल गया। तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना पॉइंट क्लियर है, डन। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे इन सब को जैसे 2π/7 लिख रहे हैं, तो आप इसका कार्टेशियन फॉर्म लिख सकते हैं। कोई ऐसा ना समझे कि हम यही क्यों लिख रहे हैं। आप कार्टेशियन फॉर्म लिख सकते हैं। सिंपल इसका जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म बनेगा x + आयोटा y का फॉर्म, वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका पोलर फॉर्म है, पोलर फॉर्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका वो फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिख सकते हैं। तो कोई भी देखिए, कोई भी फॉर्म आपके कन्वीनियंट के हिसाब से लिख सकते हैं। बेसिकली हम लोग यहाँ पे समझ रहे थे कि हो क्या रहा है, पूरा एंगल किस प्रकार से डिवाइड हो रहा है। तो ये समझने के लिए ये सफिशियंट है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इतना सफिशियंट है ये समझने के लिए कि एंगल किस प्रकार से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एट्थ रूट ऑफ यूनिटी आपको समझ में आ रहा है। तो पहला अप्रोच आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। और दूसरा अप्रोच में हम लोग क्या करेंगे, देखिए दूसरा अप्रोच हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं। दूसरा अप्रोच आप खुद सॉल्व करके देखिएगा। दूसरा अप्रोच होगा डी मोवेर थ्योरम का यूज करते हुए। डी मोवेर थ्योरम, जो कि हम लोग शुरू में 7 बार हम लोग निकाल के देख चुके हैं कैसे निकालते हैं। क्या करना है आपको, 1 को पुट करना है e की पावर आयोटा 0 + 2 के पाई, इसकी पावर आपको क्या करना 1/8 इज इक्वल टू जेड। अब के की वैल्यू पुट करते जाइए, 0 से लेकर के के की वैल्यू आप पुट करिए 7 तक, ठीक है। आपको 8 वैल्यूज मिल जाएंगी। तो ये अप्रोच भी आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सिंपल सा समझिए, आपके पास होती हैं 2 अप्रोच निकालने के। पहला अप्रोच है नॉर्मल प्रोसीजर से सॉल्व कर देना, जेड की 8 वैल्यूज निकाल लेना। दूसरा तरीका ये है, आप क्या कर सकते हैं, डी मोवेर थ्योरम का यूज कर सकते हैं। 1 को आप पुट कर दिए की पावर आयोटा 0 + 2 के पाई। अब के की वैल्यू को आप अलग अलग पुट करते जाइए। के की वैल्यू 0 पुट करिए, एक रूट मिलेगा, 1 पुट करिए, दूसरा रूट मिलेगा, 2 पुट करिए, तीसरा रूट मिलेगा। ऐसे आप के की वैल्यू को 7 तक पुट करेंगे तो आपको 8 रूट टोटल मिल जाएंगे। किसके, एट्थ रूट ऑफ यूनिटी के। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जेड की हमको 8 वैल्यूज मिल जाएंगी, वो सारी वैल्यूज हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। अब डी मोवेर थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये निकालना बहुत आसान सा काम है। आप के की वैल्यू 0 पुट करिए तो 1 मिलेगा, 1 पुट करिए तो 2π/8 मिलेगा, 2 पुट करिए तो 4π/8 मिलेगा। तो बेसिकली जो चीज़ है, जो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं ना, उसी के जैसा एकदम सेम टू सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। बस यहाँ पे 7 की जगह पे 8 आ गया है बस, बाकी सब कुछ सेम है। क्योंकि यहाँ पे पावर 1/8 है, यहाँ पे पावर 1/7 है। तो बस 7 की जगह पे 8 पुट करिए, आपको सारे रूट यहाँ पे मिल जाएंगे। और चूँकि यहाँ पे 8 रूट मिलेंगे तो आपको k = 6 के आगे k = 7 भी पुट करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग कंक्लूजन वाला पार्ट देखते हैं। शुरू के 2 अप्रोच को देखने के बाद कंक्लूजन आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। कंक्लूजन ये बोलता है कि अगर आपके पास पूरा 360 डिग्री एंगल है, कितने पार्ट में डिवाइड होगा, 8 पार्ट में। यानी कि 2π पूरा 2π बोलिए या 360 डिग्री बोलिए, बात सेम ही है। 8 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी कि π/4। इसका मतलब ये है कि जो पूरा 360 डिग्री एंगल है, 8 रूट होने की वजह से या एट्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालने के कारण हम लोग क्या बोल सकते हैं, 8 रूट आएंगे। 8 रूट होने की वजह से ये 8 पार्ट में पूरा 360 डिग्री एंगल डिवाइड हो जाएगा, और वो भी π/4 यानी 45 डिग्री के डिफरेंस पे। तो अगर कोई एक रूट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे 45 डिग्री घूमते जाएंगे, हमको रिमेनिंग रूट्स मिल जाएंगे। तो ये करना क्या, हम लोग को जेड की पावर 8 की वैल्यू है 1। जेड की पावर 8 = 1 का मतलब है ये जेड में पॉलिनोमियल है, पावर इसका 8 है, तो हमको 8 रूट मिलने वाला है। अब 8 रूट में अगर हम कोई एक वैल्यू निकाल लेते हैं आसानी से, सिंपल से जेड की पावर 8 = 1 है, तो एक वैल्यू आपको आसानी से दिख रही है, जेड की वैल्यू 1। ये सिंपल छोटे बच्चों को भी दिख जाएगा, जेड = 1 तो सेटिस्फाई होगा ही होगा। तो उसको हम बना देते हैं 1, ये 1 है। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सिंपली π/4 एंगल घूम जाइए, आपको दूसरा रूट मिल जाएगा। सिंपल सा, π/4 यानी 45 डिग्री, आपको दूसरा रूट मिल जाएगा। कितना एंगल घूम गए हम लोग, 45 डिग्री या π/4, 45 डिग्री या π/4।
अब यहाँ से और π/4 आप घूमिए, आपको दूसरा रूट मिल जाएगा। यहाँ से जब π/4, चूँकि ये 45 डिग्री है और पूरा 90 डिग्री होता है, तो ये भी 45 डिग्री होगा, तो इसी पे ही आ जाएगा, जो पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस हो इसी पे आ जाएगा। तीसरा रूट यहाँ पे मिल जाएगा। और चौथा रूट कहाँ पे मिलेगा? यहाँ से 45 डिग्री पे, यानी यहाँ कहीं। पांचवा रूट क्या मिलेगा? यहाँ से 45 डिग्री, देखिए कितना, 45 डिग्री। जो दो आसपास के रूट होते हैं, आसपास के जो दोनों रूट होंगे उनके बीच का एंगल 45 डिग्री हो रहा है, जो कि 8 रूट है। 8 रूट है तो पूरा 360 डिग्री 8 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी 45 डिग्री 45 डिग्री 45 डिग्री। तो कोई भी एक रूट अगर आप पकड़ेंगे, उससे चलना स्टार्ट कीजिए, उससे आप 45 डिग्री घूमेंगे तो आपको दूसरा रूट मिलेगा ही मिलेगा। अब 45 डिग्री अगर आप और घूम जाएंगे आपको, तो यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रूट मिल जाएगा आपको। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से और 45 डिग्री घूमिए, आपको सिक्स रूट मिल जाएगा। और 45 डिग्री घूमिए, आपको सेवन्थ रूट मिल जाएगा। और 45 डिग्री घूमिए, आपको एट्थ रूट मिल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आपको ये 8 रूट मिल गए। इतना पॉइंट आपको समझ में आया। आप 1 पे थे, आप घूम के गए, 45 डिग्री आप घूमे तो आपको दूसरा रूट मिला, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1,45 डिग्री लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। या इसको आप 1,45 डिग्री लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये लेंथ 1 है, इसका मॉडुलस 1 है, तो 1 का cos ऑफ 45 डिग्री ये लेंथ हो जाएगी पॉजिटिव रियल एक्सिस में, और ये 1 का साइन 45 डिग्री पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस में लेंथ हो जाएगी, यानी 1/√2 प्लस i/√2 इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आप पोलर फॉर्म भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 1,45 डिग्री लिख दीजिए। इसको क्या लिख देंगे आप? 1,90 डिग्री लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 1,90 डिग्री लिखने का मतलब ये है कि आयोटा है, ठीक है। 1,45 डिग्री का लिखने का मतलब ये 1/√2 प्लस i/√2 है। और ये 1, क्या हो जाएगा? 135 डिग्री। ये 1,180 डिग्री। आप आसानी से लिख सकते हैं सब चीज़, क्योंकि हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को r, के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात इसमें है ही नहीं। हमको एक रूट, रियल रूट पता है 1 है, जो यहाँ से 45 डिग्री घूमते जाएंगे हमको सारे रूट मिल जाएंगे, क्योंकि 8 रूट लाने हैं। एक रूट पता है तो और 7 रूट चाहिए। यहाँ से 45 घूमे दूसरा रूट मिला, 45 और घूमे तीसरा रूट मिला, 45 और घूमे चौथा रूट मिला। ऐसे आप घूम के सारे रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आप इसको 1,45 डिग्री बोलिए, या इसको आप 1/√2 प्लस i/√2 बोलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, दोनों चीज़ें सेम ही है। या इसको 1,π/4 भी लिख सकते थे आप, वो भी सेम था। अलग अलग तरीके हो सकते हैं इनको डिनोट करने के। या इसको cos ऑफ 45 डिग्री प्लस आउटा साइन 45 डिग्री लिखिए, सारी ही फॉर्म इसके सेम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, तो 8 रूट हमको मिल गए यूनिटी के। यूज हम लोग क्या किए? कंक्लूजन ये कहता है कि अगर 8 रूट हैं, या जितने भी रूट ऑफ यूनिटी होने वाले हैं, या किसी भी नंबर का अगर आप क्यूब रूट निकाल रहे हैं, फोर्थ रूट निकाल रहे हैं, इस प्रकार का अगर आप चीज़ फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, ऐसे करके हमको एट्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालना है। तो आप क्या कर सकते हैं? आपको पता है कि अगर 8 रूट निकलेंगे तो पूरा 360 डिग्री एंगल 8 पार्ट में डिवाइड होगा, यानी कि 45 डिग्री करके। तो कोई भी एक रूट अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं समहाउ, तो वहाँ से आप 45 डिग्री घूमते जाइए, आपको रिमेनिंग सारे रूट मिल जाएंगे। इतना पॉइंट क्लियर है कि नहीं? ठीक है। तो पहला रूट है, दूसरा रूट है, आप इनमें से किसी भी रूट को किसी भी फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि आयोटा है और ये 1/√2 माइनस का 1/√2 प्लस i/√2 है, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस का 1 है, ये वैल्यू माइनस का 1/√2 माइनस का i/√2 है। सिंपल सा दिख रहा है, क्योंकि इसका x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट क्या होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड कोऑर्डिनेट में यहाँ पे x भी नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है। तो हमको पूरे 8 रूट मिल गए हैं। आप इसको लिख सकते हैं 1, पूरा कितना 360 डिग्री में आप 45 डिग्री घटा दीजिए, 315 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? 1,270 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? 200 कितना एंगल हो जाएगा? 225 डिग्री, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ऐसे ही आप देखिए, ये फॉर्म में लिखिए, या आप इसके कार्टेशियन फॉर्म में लिखिए, या सिंपली इसका कॉम्प्लेक्स नंबर का ही फॉर्म लिख दीजिए, जो कि हम यहाँ पे निकाले हुए हैं डी मोइर थ्योरम का यूज करके, या नॉर्मल प्रोसीजर से भी सॉल्व करके हम लोग जेड की 8 वैल्यूज़ निकाले हैं, +-1 +- i/,
और ये प्लस माइनस 1/√2 प्लस आयोटा बाई रूट टू और प्लस माइनस 1/√, ये 1/√2 माइनस आयोटा बाई रूट 2 है, ये 1/√2 प्लस आयोटा बाई रूट 2 है। तो अंडर रूट ऑफ आयोटा निकालने का तरीका हम लोग देख चुके हैं जब हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना पढ़े थे, वहाँ पे हम आसानी से निकाल सकते थे पूर्ण वर्ग बना के। अंडर रूट के अंदर में अगर आप होल स्क्वायर बना देंगे, थोड़ा दिमाग लगाइए, अंडर रूट है, अगर उसके अंदर हम कोई स्क्वायर का टर्म ले आ देंगे तो हम उसका अंडर रूट आसानी से ले सकते हैं ना, तो उसी का यूज हम लोग यहाँ पे किए, कोई दिक्कत नहीं। तो डी मोइर थ्योरम का यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं, सेम ही आंसर आपको यहाँ से भी मिलने वाला। और फिर कंक्लूजन में हम लोग कंक्लूजन में ये किए, अगेन रिपीट कर रहे हैं हम, एक रूट आपको 1 मिला तो ये 1,0 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप घूमे 1,45 डिग्री मिला, 1,90 डिग्री मिला, 1,135 डिग्री मिला, तो 1,90 डिग्री का मतलब ही होता है आयोटा, 1,135 डिग्री का मतलब ही होता है माइनस का 1/√2 प्लस आयोटा बाई रूट 2। तो इसका आप इस प्रकार से डिनोट करिए या नॉर्मल इसका कार्टेशियन फॉर्म में डिनोट करिए, दोनों ही मतलब इसके सेम होते हैं। तो ये पूरा आपको समझ में आ जाना चाहिए आसानी से। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं आपको? अब हम लोग मूव करते हैं अपना जो फाइनल है, हम लोग कंक्लूड कर देते हैं nth रूट ऑफ यूनिटी इन जनरल, nth रूट ऑफ यूनिटी इन जनरल। ठीक है, जैसे हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देखे, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी देखे, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देखे, तो अगर हम इसको जनरलाइज्ड कर दें तो जनरलाइज्ड करने से हमारा काम आसान हो जाएगा कि नहीं? हम लोग जो अब तक डिस्कशन कर चुके हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, सेवन्थ रूट, एट्थ रूट का, इन सब के बेसिस पर हम लोग इसको कंक्लूड करने वाले हैं कि इन जनरल अगर n की कोई भी वैल्यू हो तो क्या होने वाला है। इसका मतलब ये 1 की पावर 1/n है, इसका मान हम लोग मानते हैं z, फिर हम लोग सॉल्व कराते हैं z की पावर n को 1 मान के, z की n पॉसिबल वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो ये प्रोसीजर है, स्क्वायर रूट होता है तो भी ये प्रोसीजर फॉलो करते हैं, क्यूब रूट होता है तो भी यही, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, हर केस में हम लोग यही प्रोसीजर फॉलो करके हम z की अलग अलग वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। हमको पता है कि n रूट मिलने वाला है और n रूट मिलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, देखिए इन जनरल हम लोग लिखना चाहते हैं या जनरलाइज्ड कर रहे हैं, तो n की कोई फिक्स वैल्यू यहाँ पे नहीं है, n की वैल्यू 2, 3, 4, 5, 6 सब लिख सकते हैं। n का वैल्यू आप 1 बोलने का मतलब z की वैल्यू 1 ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 बोलेंगे z की वैल्यू 1 की पावर 1/2 यानी z स्क्वायर इक्वल्स टू 1 मिलेगा, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी बन जाएगा। इनको आप 3 बोलेंगे तो आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मिल जाएगा। तो ऐसे n की वैल्यू आप अलग अलग पुट करते जाइए, आपको सारे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी, सिक्स्थ रूट ऑफ यूनिटी ऐसे सब मिल जाएगा, 9th रूट ऑफ यूनिटी, 10th रूट ऑफ यूनिटी, तो जितने पॉसिबल केसेस हो सकते हैं n के सब मिल जाएंगे। तो n की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है ना। तो इतना पॉइंट समझ, z की पावर n इक्वल टू 1 है तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से z की वैल्यू आपको n वैल्यूज आपको मिलने वाली, ठीक है, आपको n वैल्यूज मिलेंगी, n जितना होगा उतनी वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगी। इतना पॉइंट क्लियर है? अब आप कैसे कर सकते हैं, सिंपल सा फंडा है, आपके पास z की पावर n इक्वल टू 1 है, आप इसको सॉल्व नॉर्मली कैसे करेंगे, अगर आपके पास क्या होता, z क्यूब इज इक्वल टू 1 होता तो आप आसानी से सॉल्व करके बोल सकते थे, z की पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता तो आप आसानी से सॉल्व करके बोल सकते थे। यहाँ पे z की पावर n इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा ना, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे डिफिकल्टी आप फेस करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डी मोइर थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, डी मोइर थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं ना। तो 1 को आप क्या पुट करेंगे, की पावर आयोटा 0 + 2 के पाई। तो ये सब डिस्कशन हम लोग देख चुके हैं, पिछला सब में देख रहे हैं, इसी में तो 6th रूट ऑफ यूनिटी, 6th 7th रूट ऑफ यूनिटी सब में यही चीज़ देखे हुए हैं। 1/n इज इक्वल टू क्या है, z। अब आप k की वैल्यू को पुट करिए 0, k की वैल्यू पुट करिए 0, k की वैल्यू को पुट करिए आप 1, k की वैल्यू को आप पुट करिए 2, k की वैल्यू को आप पुट करिए 3, ऐसे ही आप k की वैल्यू को क्या पुट करिए, सिंपल सा समझिए आपको क्या मिलने वाला है। अगर आपको 6th रूट ऑफ यूनिटी पर देखना था तो आप k की वैल्यू को 0 से 5 तक पुट किए, तो कि 0 से 5 पुट करने पे आपको 6 रूट मिल जाएंगे। अगर आपको nth रूट ऑफ यूनिटी देखना है तो आप n-1 तक जाएंगे, k = n-1 तक पुट करिए। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? अब k = 0 से n-1 तक ही क्यों पुट कर रहे हैं, जो कि 1 से n-1 तक n-1 वैल्यू हो गई, n-1 रूट हो गए, एक और हो गया यानी 0, k = 0 पे जो हमको रूट मिलेगा एक रूट और हो गया।
और 1 से लेकर के n-1 तक यानी n-1 रूट और एक रूट और यानी n रूट हमको मिलने वाले। तो हमको पता ही है, अगर 1 की पावर 1/n की बात कर रहे हैं तो हमको इस z की 7 नहीं n नंबर ऑफ वैल्यूज़ मिलने वाली हैं, और वो n नंबर ऑफ वैल्यूज़ यहाँ से मिलेंगे। k की वैल्यू को आप 0 पुट करिए, 1 पुट करिए, 2 पुट करिए, 3 n-1 तक आप जब पुट करेंगे, और जब n-1 के आगे आप जाएंगे तो आपको वैल्यू रिपीट होने लगेगी। या आप सिंपली k की वैल्यू को n पुट करके देखिए, जो कि n-1 से बड़ा है। k की वैल्यू को आप n पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो e की पावर आउटा 2 यानी cos ऑफ 2 प्लस आउटा साइन 2, तो फिर से k की वैल्यू 0 वाला मान हमको यहाँ से मिलने लगेगा। इतना पॉइंट समझ में आया। तो सिंपल सा, अगर आपको यूनिक वैल्यू निकालना है जेड का, तो k की वैल्यू को 0 से आप n-1 तक पुट करेंगे तो आपको n यूनिक वैल्यूज़ मिलेंगी। इसके बियॉन्ड अगर जाएंगे आप, n-1 के 0 से n-1 के अलावा और जो वैल्यूज़ डालेंगे तो उनमें जो वैल्यू मिलेगी वो इन्हीं में से कोई एक वैल्यू होगी। ये डिस्कशन हम लोग देखे थे जब हम लोग स्टार्ट किए थे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, वहाँ पे हम लोग ये सब डिस्कशन देख चुके हैं। के की वैल्यू को आप 0 पुट करिए, आपको जेड का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। के की वैल्यू को आप 1 पुट करिए, आपको क्या मिलेगा, e की पावर आयोटा। के की वैल्यू को 1 पुट करिए, 2π/n, कोई दिक्कत नहीं। के की वैल्यू को 2 पुट करिए आप, e की पावर आयोटा 4π/n। के की वैल्यू को 3 पुट करिए आप, e की पावर आयोटा 6π/n। तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सा, बहुत ही आसान है, आसानी से दिख रहा है। तो ये डी मोइर थ्योरम का यूज तो हम लोग पिछले कितने पार्ट में करते हुए आए हैं। सिंपली की पावर आयोटा 0 + 2 के पाई लिखिए, पावर में 1/n है। के की वैल्यू को अलग अलग पुट करते जाइए, आपको अलग अलग मान जेड के मिलते जाएंगे। के की वैल्यू को आप n-1 पुट करिए, क्या मिल जाएगा, की पावर आयोटा 2 टाइम्स n-1 पाई n-1 पाई डिवाइडेड बाई n। इतना पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं, इतना पॉइंट आपको समझ में आया, डन। तो आप के की वैल्यू को 0 पुट किए, आपको एक रूट मिला। के की वैल्यू को आप 1 पुट किए, दूसरा रूट मिला। 2 पुट किए, तीसरा। 3 पुट किए तो चौथा रूट मिला। n-1 पुट करेंगे तो आपको n रूट मिलेगा। तो आपको 1 का n रूट मिल गया, क्यूब रूट ऑफ, फोर्थ रूट ऑफ, फिफ्थ रूट ऑफ, ऐसे करके हम लोग देखते हैं। वैसे ही nth रूट ऑफ है, अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है तो हमको n वैल्यूज़ मिलेंगी या n रूट मिलेंगे। जेड की पावर n = 1 यानी जेड की हमको n वैल्यूज़ मिलेंगी, एक k = 0 पुट करने पे, एक k = 1 पुट करने पे, ऐसे ही k = n-1 पुट करने पे। तो ये ओवरऑल n वैल्यूज़ हैं, इतनी n वैल्यूज़ आपको मिलने वाली हैं जेड की। इतना पॉइंट समझ में आया। तो आपके पास जो पहला नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो आपको z³ = 1 अगर दिया हो तो आप सॉल्व कर लेते, जेड की पावर 4 = 1 दिया तो आप सॉल्व कर लेते, जेड की पावर 6 = 1 दिया होता तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते थे, तो वो सब दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर जेड की पावर n = 1 है तो आपसे कोई बोल रहा है कि n वैल्यू निकालिए, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, आपको थोड़ा दिक्कत होगा ना। अगर कुछ लोग को एक इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, डिजायर्ड जो इसका रिजल्ट होता है, अगर वही जिसको पता होगा तो वो आसानी से लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसको नहीं पता है वो क्या करेगा, उसको डी मोइर थ्योरम का सहारा लेना पड़ेगा, इससे वो आसानी से निकाल सकता है। या उसको कंक्लूजन पता होना चाहिए, सिंपल सा कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन, ये तीनों पार्ट हम लोग हर केसेस में देख रहे हैं, ठीक है, तीनों पार्ट हम लोग हर केसेस में देख रहे हैं। कंक्लूजन वाला पार्ट, कंक्लूजन वाली जो बात होती क्या होती है, पूरा 2π एंगल है, कितने पार्ट में डिवाइड होगा, n पार्ट में, चूँकि n रूट निकलने वाले हैं 2π/n, या इसको आप बोल सकते हैं 360 डिग्री डिवाइड बाई n, कोई दिक्कत नहीं। तो इतने पार्ट में हमारा जो पूरा 360 डिग्री डिवाइड हो जाएगा। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, होगा क्या, आपके पास क्या है, जेड की पावर n = 1, मतलब जेड की n वैल्यूज़ हमको मिलने वाली है। तो इस डिस्कशन को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम जेड की कोई भी एक वैल्यू निकाल लेते हैं तो वहाँ से 2π/n घूमते जाएंगे, हमको और जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो मिल जाएंगी। तो ये डिस्कशन हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी सब में देख चुके हैं। इतना चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना। अब उसी का हम लोग यहाँ पे सहारा लेने वाले हैं। देखिए नॉर्मल प्रोसीजर से आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे आसानी से, आपको डिफ़िकल्टी होगा। आप डी मोइर से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको n रूट मिल गए, एक 1 है, एक e की पावर आटा 2π/n है, एक e की पावर आटा 4π/n है, ऐसे e की पावर आटा 2n-1 π/n है।
सिंपल सा समझ रहे हैं ना आप। n-1 जब आप पुट करेंगे, क्योंकि 1 से n-1 तक n-1 रूट दे देगा। जब आप 0 पुट करेंगे तो n-1 + 1 यानी n रूट टोटल मिलने वाले हैं इसके। n-1 यहाँ पे पुट कर लिए, क्या है 2 4 6 2 × n-1 तक जा रहा है। तो इतना पार्ट क्लियर है कि नहीं आपको? तो ये डी मोयर थ्योरम का यूज करके भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब ये आपको कभी भी इसका धोखा नहीं देगा, कभी साथ नहीं छोड़ेगा डी मोयर थ्योरम। आप आसानी से इससे यूज करके हमेशा ही निकाल सकते हैं। अब कंक्लूजन ये बोलता है कि अगर n रूट है तो पूरा 360 डिग्री n पार्ट में डिवाइड होगा, पूरा 360 डिग्री n पार्ट में डिवाइड होगा। और कोई एक रूट अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, कोई भी एक रूट, चाहे रियल हो चाहे कॉम्प्लेक्स हो, कोई या प्योरली इमेजनरी हो ना, या कॉम्प्लेक्स नंबर हो कोई भी, तो कोई दिक्कत नहीं। कोई भी एक वैल्यू अगर हम z⁴n = 1 को सेटिस्फाई कराता हुआ फाइंड आउट कर लें, फिर वहाँ से आप 2π/n घूमते जाएंगे, आपको सारे रूट मिल जाएंगे। अब समझिए, ये तरीका तो बिल्कुल सही है, लेकिन z की वैल्यू आप एज्यूम कैसे करेंगे, या z की वैल्यू को आप दिखेगा कैसे? तो सबसे बेसिक सा वैल्यू z = 1 तो आसानी से दिख ही रहा है। z = 1 तो एक बच्चे को भी दिखेगा, 1n = 1 वो बोल देगा। जहाँ पे n हम लोग क्या लेके चलते हैं, >= 1 ही लेके चलते हैं। सिंपल सा एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, n की वैल्यू को हम लोग >= 1 ही लेके चलते हैं। n की वैल्यू को आप नेगेटिव नहीं लेने वाले, क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, जो n होने वाला है उसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा और एक इंटीजर ही होगा, 1 से बड़ा ही हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, अब समझिए यहाँ पे क्या होने वाला है। तो इसका एक रूट 1 तो हमको फिक्स पता है, जो कि एक रियल रूट है, वो 1 तो यहाँ पे आएगा ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये 1, 0 डिग्री इसको आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपली 1 भी बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप क्या 2π/n घूमेंगे, क्योंकि n रूट हैं तो पूरा 360 डिग्री n पार्ट में डिवाइड होगा, 2π/n हुआ। एक रूट अगर फाइंड आउट कर लिए हैं तो यहाँ से आप 2π/n घूम जाइए, आपको दूसरा रूट मिल जाएगा। घूम गए हम लोग 2π/n, हमको दूसरा रूट मिल गया। एंगल कितना है, 2π/n। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, अब ये जो दूसरा रूट मिला है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या कहाँ होगा, ये डिसाइड करेगी हमारी n की वैल्यू। n की वैल्यू डिसाइड करेगी कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पे आने वाला। अगर आप n की वैल्यू को 2 पुट कर देंगे तो 2π/2 यानी पाई, तो यही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा नेगेटिव रियल एक्सिस पे आ जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है। अगर आप n की वैल्यू को 3 पुट करेंगे, 2π/3, तो 2π/3 यानी 120 डिग्री, तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे इस क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो बेसिकली कुल मिला के हम लोग इन जनरल लिख रहे हैं। तो अगर हम ये बोल रहे हैं 2π/n एंगल घूमने पे हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जरूरी नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो, क्योंकि डिपेंड करेगा n की वैल्यू पर। अगर n की वैल्यू कुछ भी हम, अगर आप यहाँ पे 2 लेंगे तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे दिखता हुआ प्रतीत होगा आपको। अगर आप n की वैल्यू को 3 लेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। आप n की वैल्यू को 4 लीजिए, क्या मिल जाएगा, 2π/4 यानी π/2, 2π/4 यानी π/2। तो अगर π/2 होगा तो ये वैल्यू हमको यहाँ पे मिलने लगेगी। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। 2π/n एंगल घूम गए, हमको दूसरा रूट मिल गया। 2π/n और घूम जाइए, 2π/n और घूम गए तो हमको तीसरा रूट मिल गया। ऐसे ही 2π/n और घूम जाएंगे, आपको चौथा रूट मिल जाएगा। अब हम अगर चौथे रूट को यहाँ बोल रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि यहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा n की वैल्यू पर। n की डिफरेंट वैल्यूज पर ये कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग ओरिएंटेशन चेंज करते होंगे। अब थोड़ा इमेजिन कीजिए क्या था, जब z² = 1 था तो क्या मिल रहा था, एक 1 मिला था, एक -1 मिला था। यानी कि जो 1 था वो तो है ही, हो तो 1 तो हमेशा सब में रहेगा ही रहेगा। और जो -1 है वो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि 2π/2 यानी पाई, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉजिटिव रियल एक्सिस से पाई एंगल पे चला जाएगा, तो यही कॉम्प्लेक्स नंबर घूम के यहाँ पे आ जाएगा। तो वैल्यूज हमको मिलेंगी और ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे आ जाएगा। तो एट द एंड आपको ये समझ में आना चाहिए कि पूरा 360 डिग्री एंगल है, 360 डिग्री, तो ये n पार्ट में डिवाइड होगा। एक रूट हमको पता है जो कि है, क्या है, 360 डिग्री, सॉरी एक रूट हमको पता है जो कि 1। तो अगर एक रूट हमको 1 पता है तो यहाँ से हम घूमते जाएंगे 2π/n 2π/n 2π/n, तो हमको रिमेनिंग सारे रूट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से और घूमिए आप, यहाँ से और घूम जाइए, ठीक है। अब ये अलग अलग जगह पे हो सकता है। तो अगर हम इस एक्सिस पर कोई रूट नहीं बना रहे, इसका मतलब ये नहीं कि इस पे नहीं आएगा, इस पे भी आ सकता है, तो वो कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे हमको अलग अलग रूट मिलेंगे। तो
एट द एंड जो है फाइनल वाला वैल्यू होगा उसके और जो पहले वाले 1 के बीच में भी एंगल जो होगा 2π/n ही होगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1,2π/n लिख सकते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1,4π/n लिख सकते हैं। आप इसको 1,6π/n भी लिख सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके आप लिखते जाइए, सारे रूट्स के लिए आप लिख सकते हैं। ये 1,8π/n हो जाएगा ना, 1,16π/n हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक मिनट, 2π/n 4π/n, तो 4π/n के बाद क्या आएगा, 8π/n आएगा। देखिए 2π/n है, 4π/n है, 6π/n है, तो ये 8π/n है, तो यहाँ पे 10π/n आएगा ना। ऐसे 10π/n के बाद 12π/n 14π/n तो सब आने वाला, ठीक है। क्योंकि हम 2π/n घूमते जा रहे हैं, तो यहाँ से घूम के गया 2π/n, फिर और 2π/n हो जाएगा 4π/n, और 2π/n ऐड हो जाएगा तो 6π/n, और 2π/n ऐड होगा तो 8π/n। ऐसे ही 2π/n ऐड होता चला जा रहा है, ठीक है। इसमें 2π/n का डिफरेंस है, ऐसे यहाँ पे भी 2π/n का डिफरेंस है। तो ये चित्र आप ढंग से साफ साफ बना लीजिएगा अपनी कॉपी में, तो आपको समझने में आसानी होगा। हम एक बार फिर से धीरे धीरे समझा दे रहे हैं क्या हम बोल रहे हैं। सिंपल सा बात है, अगर 360 डिग्री एंगल है पूरा और n रूट हमको निकालने हैं, तो पूरा 360 डिग्री एंगल 360/n यानी 2π/n पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इतना पॉइंट क्लियर है। अब अगर कोई भी एक रूट हमको पता है, और वो कोई भी एक रूट अगर सबसे आसानी से सिंपल बात करें तो z=1 है। z=1 तो सबसे सिंपल है ना। अगर वो हम लोग निकाल ले रहे हैं, उसको पुट कर दे रहे हैं, उसको आप हम लोग यहाँ पे अगर इसको पकड़ के बैठ गए, अब यहाँ से आप घूमते हुए चाहिए, 2π/n घूमिए, दूसरा रूट मिल जाएगा, और 2π/n घूमेंगे आपको तीसरा रूट मिल जाएगा, और 2π/n घूमेंगे आपको चौथा रूट मिल जाएगा। ऐसे यहाँ से आप घूमते जाइए, जितना 2π/n आप घूमते जाएंगे आपको सारे रूट मिलते हुए चले जाएंगे। अब फाइनली जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, जब ये 1 से 2π/n के डिफरेंस पे होगा, तो वो इसका nवां रूट होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसे ही करके यहाँ पे हम पहुँच जाएंगे, ठीक है। तो ये हमको क्या मिलेगा, 1 कॉमा हो जाएगा, ये 6π/n था, वैसे ही हो जाएगा 1 कॉमा और n-1 π/n, कोई दिक्कत नहीं। 2 इंटू n-1 π/n, क्योंकि देखिए दूसरा था तो 2 इंटू 1 आया, तीसरा था तो 2 इंटू 2 आया, चौथा था तीसरा था तो 2 इंटू 3 आया, सॉरी ये चौथा है तो 2 इंटू 3 आया, पाँचवा है तो 2 इंटू 4 आया, पाँचवें पे 2 इंटू 4, छठे पे 2 इंटू 5, जब ये n वां होगा तो 2 इंटू n-1, जस्ट एक पहले जा रहे हैं ना। देखिए दूसरा रूट है तो 2 इंटू 1 हुआ, 1, यहाँ पे तीसरा है तो 2 इंटू 2 हुआ, यानी जौन सा रूट है उससे एक कम, क्योंकि थर्ड रूट है तो 2 इंटू 2 किए हैं, फोर्थ रूट है तो 2 इंटू 3 किए हैं। वैसे ही जब ये n वां रूट होगा तो 2 इंटू n-1 करेंगे। ये हम लोग यहाँ से भी इसको रिलेट कर सकते हैं ना। तो ये सारे रूट हमको यहाँ पे मिल गए थे डी मोइर थ्योरम का यूज़ करते हुए, और यहाँ पे कंक्लूजन से भी आप आसानी से समझ सकते हैं। कंक्लूजन बेसिकली ये बोलता है कि अगर आपके पास n रूट हैं तो पूरा 360 डिग्री एंगल 2π/n पार्ट में डिवाइड होगा, और एक रूट अगर हम कोई भी फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे 2π/n घूमते भी हुए हमको सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब यहाँ पे समझिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे निकल के आते हैं जो कि आपको समझना आवश्यक है। तो बेसिकली क्या हुआ, z⁴n=1 था, या 1/1/n z था, ये हमको वैल्यूज़ देना शुरू किया, ठीक है। ये वैल्यूज़ हमको दे रहा है, कौन कौन से, एक वैल्यू दिया आपको 1, एक वैल्यू आपको दिया e⁴i 2π/n, एक वैल्यू आपको दिया e⁴i 4π/n, एक वैल्यू और दिया e⁴i 6π/n, एक वैल्यू और दिया e⁴i 8π/n। ऐसे ही आपको n वैल्यूज़ देगा, 1 e⁴i 2π/n, e⁴i 4π/n, e⁴i 6, तो ऐसे आपको n वैल्यूज़ आपको मिलने वाली। ध्यान से समझिए, हम लोग जानते हैं कि z⁴n=1 क्या देगा, n रूट्स आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। अब वो n रूट ये हैं 1, ये, तो कुल मिला के हमको कितना रूट मिल जाएगा, ऐसे ही n-1 तक जब आपका जाएगा, n रूट आपका जाएगा e⁴i 2 इंटू n-1 π/n। इतना पॉइंट आपको समझ में आया ना।
सिंपली एन रूट मिलेंगे, पहला 1 है e⁻² पाई बाई एन, e⁻4 पाई बाई एन, ऐसे आपको ये रूट यहाँ से मिल गए। इतना पॉइंट क्लियर है। अब यहाँ से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, ध्यान से समझिए। ये 1 है और ये e⁻² पाई बाई एन है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है ये एन रूट मिल गए। अगर हम इन सब का सम निकालना चाहें, अगर आपको समेशन ऑफ रूट निकालना है, क्या करेंगे आप, सारे जितने रूट निकले सबको ऐड कर देंगे, आपको समेशन मिल जाएगा। और इसको करने की बजाय अगर हम ये दिमाग लगाएं, अगर हमको निकालना क्या, समेशन ऑफ रूट, सारे रूट जो निकले उनका हमको सम निकालना है, क्या होगा, माइनस का बी अपॉन ए होता। इतना तो सबको पता होता। सिंपल सा दिमाग में रखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जब आप इसमें मूलों का योग या सम ऑफ रूट से निकालते हैं तो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ही तो होता। वही चीज़ यहाँ भी होगा, माइनस का बी अपॉन ए, जहाँ पे बी जो होगा वो जेड की पावर एन माइनस 1 का कोएफिशिएंट होगा और ए जो है वो जेड की पावर एन का कोएफिशिएंट है, तो वैल्यू मिल जाएगी 0, क्योंकि जेड की पावर एन माइनस 1 का तो कोई टर्म ही नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट रहेगा 0, तो वैल्यू 0 मिल जाएगी हमको। इसलिए हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जितने भी रूट हैं, तो हम लोग थोड़ा कन्वीनियंट के लिए इसको अल्फा 0 बोल देते हैं, इसको आप अल्फा 1 बोल सकते हैं, इसको आप अल्फा 2 बोल देते हैं, इसको आप अल्फा 3 बोल देते हैं, इसको आप अल्फा 4 बोल देते हैं। अल्फा 3 है, कोई दिक्कत नहीं, अल्फा 4 बोल दीजिए। इसको आप अल्फा n-1 बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे बोल दे रहे हैं कन्वीनियंट के हिसाब से, आप कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप कोई और भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। इतना बड़ा लिखने की बजाय हम लोग इसको सिंपल अल्फा 2 लिख देंगे। अल्फा 2 का मतलब हो जाएगा e⁻4 पाई बाई एन। तो बेसिकली जेड की पावर n इक्वल टू 1 के एन रूट आए, वो एन रूट हम लोग अल्फा 0, अल्फा 1, अल्फा 2 से लेकर के अल्फा ऑफ n-1 तक लिखेंगे। तो अल्फा 1 से अल्फा ऑफ n-1 n-1 रूट है, एक अल्फा 0 भी ऐड हो जाएगा तो एन रूट है टोटल, ये एन रूट टोटल है। तो इसको अल्फा 0 को आप 1 बोलिए। तो बेसिकली हम लोग ऐसे लेके चलते हैं, जेड की पावर n इक्वल टू 1 है तो जेड की वैल्यू 1, e⁻² पाई बाई एन, e⁻4 पाई बाई एन, e⁻6 पाई बाई एन, और इस प्रकार से हम लोग बोल देते हैं। अब इनका सबका समेशन अगर आपको निकालना है तो कितना मिलेगा, 0, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3। तो आप इसको 1 को क्या लिख सकते हैं, अल्फा 0 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही आप जाएंगे अल्फा ऑफ n-1, ये क्या देगा आपको, 0 देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो समेशन ऑफ रूट आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया। थोड़ा दिमाग लगाइए, एक ये तरीका तो इसको डिनोट करने का तो है ही, क्या, जेड की पावर n इक्वल टू 1 है, एन रूट है 1, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, S1 अल्फा ऑफ n-1। तो अगर आप इसको अल्फा 1 बोले, थोड़ा रिलेशन देखिए, अगर ये 1 है और ये अल्फा 1 है तो अल्फा 1 का स्क्वायर ही तो अल्फा 2 है, और अल्फा 2 ये है, ये 1 है, ये अल्फा 1 है, ये अल्फा 2 है। तो अल्फा 2 में आप क्या करिए, e⁻² पाई बाई एन का मल्टीप्लाई कराइए तो आपको ये मिल जाएगा। अल्फा 3 में आप e⁻² पाई बाई एन का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपको e⁻² ये मिल जाएगा। तो इतना समझिए, आप थोड़ा कोशिश कीजिए समझने का, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इतना पार्ट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से समझिए। 1 e⁻² पाई बाई एन से लेकर के e⁻² इंटू n-1 पाई बाई एन, तो हमको एन रूट मिले हैं। अब आपको समझ में आना चाहिए, जो ये वैल्यू है उसका स्क्वायर ये है, इसकी पावर 3 ये है, इसका पावर 4 करेंगे तो ये मिलेगा, और इसकी पावर जब आप n-1 करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल सी बात है। अगर आप इसको अल्फ़ा बोलेंगे तो ये अल्फ़ा का स्क्वायर है, ये अल्फ़ा का क्यूब है, और ये अल्फ़ा की पावर 4 है, आसानी से दिख ही रहा है, और ये वैल्यू अल्फ़ा की पावर n-1 है। तो समझिए, आपके पास है जेड की पावर n इज इक्वल टू 1, जेड की n वैल्यूज़ मिलेगी, जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान से उसको गौर करके सुना करिए। जेड की हमको n वैल्यूज़ मिलेंगी, ये n वैल्यूज़ हैं, इन सब का एडिशन क्या होगा, 0, जो कि माइनस का b अपॉन ए होता है, और b क्या है, जेड की पावर n-1 का कोएफिशिएंट होता है, जो कि जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उससे एक कम पावर, जैसे जेड क्यूब है तो जेड स्क्वायर वाला टर्म देखेंगे तो जेड स्क्वायर वाला टर्म है नहीं, उसी प्रकार का केस यहाँ पे जेड की पावर n है तो जेड की पावर n-1 का कोएफिशिएंट होता है b, तो b हो जाएगा 0, तो 0 हमारा समेशन ऑफ इसका रूट मिल गया। मतलब जितने भी रूट हैं इनका सबका समेशन 0 है। तो आप क्या क्या बोल सकते हैं, आप ऐसा बोल दीजिए, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर S1 अल्फा ऑफ n-1 इक्वल टू 0, जहाँ पे अल्फा क्या है, e⁻² पाई बाई एन। ठीक है, तो ये सब तरीके आप अलग अलग तरीक़ों से अपना सकते हैं।
तो बेसिकली हम लोग यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि समेसन ऑफ रूट, SOR मतलब समेसन ऑफ रूट, सारे मूलों का योग क्या होता है 0, सारे मूलों का योग जो होता है 0 होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इतना पॉइंट यहाँ पे आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतना पॉइंट क्लियर हुआ। अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं, n रूट मिले 1, ये ऐसे n रूट हमको मिले हैं। अगर इसको आप अल्फा 0 बोलें या ना बोलें कोई दिक्कत नहीं, अल्फा 0 जनरली नहीं बोला जाता, इसको आप सिंपली 1 ही बोल दीजिए ना। तो 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर के अल्फा ऑफ n-1, तो z की पावर n इक्वल्स टू 1 के n रूट मिले 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर के अल्फा ऑफ n-1 तक। अब सिंपल सा हमको दिख रहा है कि ये अल्फा 1 जो है इसी का स्क्वायर अल्फा 2 है, इसी का क्यूब अल्फा 3 है, इसी की पावर 4 अल्फा 4 है, इसी की पावर n-1 करेंगे आपको अल्फा ऑफ n-1 मिल जाएगा। तो इस टाइप का भी फॉर्म आप लिख सकते हैं, यानी आप ऐसा भी बोल सकते हैं जेड की पावर n इक्वल्स टू 1 है तो इसके n रूट हैं, यानी 1 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा ऑफ n-1 तक। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं 1 इसका एक रूट है और अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा की पावर 4 अल्फा ऑफ अल्फा की पावर n-1 ये n रूट है, जहाँ पे अल्फा जो है की पावर 2π/n है, कोई दिक्कत नहीं। तो सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। इतना पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? तो हमको समेसन ऑफ रूट क्या मिल गया 0 मिल गया। इतना क्लियर। अब हम लोग आगे चलते हैं, इसको ढंग से आप नोट करिएगा, वीडियो को एक बार बैक करके फिर से जितनी बार जितनी चीज़ें बोले हैं उसको ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोल रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो आपको समेसन ऑफ रूट मिल गया 0। अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब क्या है? जितने भी रूट हैं सबका प्रोडक्ट करना। एक रूट है 1, दूसरा रूट है अल्फा 1, तीसरा रूट है अल्फा 2, चौथा रूट है अल्फा ऑफ 3, ऐसे ही आप जाएंगे आप अल्फा ऑफ n-1 तक। कोई दिक्कत की बात है? इन सब का आपको क्या करना? प्रोडक्ट निकालना। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हो जाएगा 1 इंटू अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3। या आप एक नज़रिए से इसको और भी देख सकते हैं, क्या 1 इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब S1 अल्फा की पावर n-1। दोनों चीज़ें सही हैं। जहाँ पे अल्फा हमारा देखिए, यहाँ पे अल्फा 1 क्या है? e की पावर 2π। बेसिकली जो ये चीज़ है वही चीज़ ये भी लिखी हुई है। यहाँ पे सिंपली अल्फा 1 से अल्फा n-1 तक लिख रहे हैं, यहाँ पे अल्फा की पावर 1 अल्फा की पावर 2 अल्फा की पावर 3 लिख रहे हैं। जो ये अल्फा 1 है वो क्या है? e की पावर 2π/n। अल्फा 2 क्या है? e की पावर आयोटा 4π/n। अल्फा 3 क्या है? e की पावर आयोटा 6π/n। तो उसी प्रकार का केस है। और अल्फा हम क्या बोल दिए हैं? e की पावर 2π/n। अगर हम इसको स्पेसिफिकली क्या बोल दें? e की पावर आयोटा 2π/n। तो इसी का तो स्क्वायर है, इसी का तो क्यूब है, इसी की पावर n-1 है। लेकिन अगर हमको सबका प्रोडक्ट निकालना तो आप क्या कर सकते हैं? आप प्रोडक्ट ऑफ रूट को क्या बोलेंगे? सिंपल सा फंडा है, दोनों सबको मल्टीप्लाई कराना है। आप ये तरीका अपनाएं या ये तरीका अपनाएं, दोनों में ही कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 इंटू अल्फा 1 लिखेंगे, सिंपल सा। देखिए एक बार, इन सारे रूट्स का प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं, इन सारे रूट का 1 इंटू दिस 1 इंटू दिस 1 इंटू दिस 1 इंटू दिस 1 S1 यहाँ तक क्या हो जाएगा? e की पावर 2π/n इंटू e की पावर 4π/n इंटू e की पावर 6π/n। सबका मल्टीप्लिकेशन आपको कराना है तो आसानी से आप करा सकते हैं। तो आप किस नज़रिए से देख रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। आप अल्फा 1 की जगह पे पुट कर रहे हैं, अल्फा 2 की जगह पे पुट कर रहे हैं, अल्फा ऑफ n-1 की जगह पुट कर रहे हैं, फिर आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं, या आप सिंपली अल्फा अल्फा स्क्वायर लिख दे रहे हैं। दोनों बातें सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई करा दीजिए इनको, क्या मिल जाएगा आपको? अल्फा की पावर मिल जाएगा 1 + 2 + 3 + S1 n-1 तक। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अल्फ़ा हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी AP का 1 से लेकर के n नंबर तक का समेसन क्या होता है? n इंटू n + 1/2 ही तो होता है। 1 से लेकर के n तक के नंबर का समेसन क्या होता है? n इंटू n + 1/2। ये 1 से लेकर के n-1 है, यानी n-1 इंटू n-1 + 1/2, यानी n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2। कोई दिक्कत नहीं इसमें। प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है, सारे रूट का प्रोडक्ट करना है। और अल्फ़ा क्या है?
ई की पावर आयोटा 2π/n है, इसकी पावर आपको क्या करना है n इंटू n माइनस 1/2। अब थोड़ा ध्यान से लगाइए दिमाग कि आप क्या कर सकते हैं। आप इसको cos ऑफ 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, cos ऑफ 2π/n प्लस आयोटा साइन ऑफ 2π/n, इसकी पावर आपको क्या दिया हुआ है n इंटू n माइनस 1/2। ये n इंटू n माइनस 1/2 कैसे है समझ में आ रहा है ना। 1 से लेकर के n माइनस 1 तक का समेसन है, 1 से लेकर के n तक का समेसन क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो 1 से लेकर के n माइनस 1 तक का समेसन क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 प्लस 1/2। तो ये सिचुएशन हमारी बनी। अब समझिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, जो पावर में है, अब अगर आपको डी मोवर थ्योरम पता हो तो उसका ही बेसिकली उसी का एप्लीकेशन हो कि आप आसानी से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल सकते हैं। तो बायनोमियल बायनोमियल नहीं, जो डी मोवर थ्योरम कहता है वो क्या कहता है, अगर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है, n की जगह पे अगर आपको इंटीजर मिलता है, अब ये वैल्यू एक इंटीजर आएगी कि नहीं आपको ये सोचना है। देखिए ध्यान से इसको देखिए, क्या है इसको आप ध्यान से देखिए। n की आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, अगर आप n की वैल्यू इवन पुट करते हैं, मान लीजिए n की वैल्यू आप 4 पुट किए तो 4 इंटू 3/2 तो 6 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। जब आप n को ऑड पुट करेंगे तो ये इवन बना देगा। दिमाग लगाइए, फिर से सुनिए, n इंटू n माइनस 1/2 है, जब आप n को इवन पुट करेंगे तो इवन है तो 2 से कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमको एक इंटीजर मिल जाएगा। जब आप n को ऑड पुट करेंगे, जब आप n को ऑड पुट करेंगे तो ये तो ऑड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 से नहीं कटेगा, लेकिन ये n-1 वाला टर्म जो है ये इवन बना देगा, क्योंकि इवन और ऑड अल्टरनेटिव तो आते हैं। 3 4 5 6 है तो 3 ऑड है, 4 इवन है, 5 ऑड है, 6 इवन है ना, तो इस प्रकार से आते हैं। इतना पॉइंट क्लियर है। तो वही चीज़ है, अगर आप n को इवन डालेंगे, अगर आप n को इवन पुट कर रहे हैं, मान लीजिए n को आप 6 पुट किए तो 2 से तो 6 कट जाएगा आसानी से, और 3 इंटू 5 यानी 15 मिल जाएगा, तो हमको एक इंटीजर मिल रहा है पावर में। और अगर आप n को ऑड पुट करते हैं, मान लीजिए n को आप यहाँ पे 7 पुट कर दी तो 7 है इंटू 7 माइनस 1 यानी 6, तो ये इवन बना देगा। अगर ये इवन बना देगा तो 2 से कट जाएगा। तो एट द एंड हमको जो पावर में क्या मिल रहा है, ये क्या है, इंटीजर है। तो अगर पावर में मिल रहा है इंटीजर तो डायरेक्टली हम क्या कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा ये तो करते हैं, यानी कॉस ऑफ 2π/n इंटू n इंटू n माइनस 1/2 प्लस आयोटा साइन 2π/n इंटू n इंटू n माइनस 1/2। सिंपली डी मोवर थ्योरम का यूज हम लोग यहाँ पे कर लिए, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ रूट हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। देखिए n से n हो जाएगा कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, n से n कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो क्या है, आयोटा साइन पाई इंटू n माइनस 1 है, ये क्या है कॉस ऑफ पाई इंटू n माइनस 1 प्लस आयोटा साइन पाई इंटू n माइनस 1। कोई दिक्कत की बात नहीं, डन। अब समझिए, तो ये लिखा क्या हुआ है, बेसिकली ये लिखा हुआ है कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई की पावर n माइनस 1 का ही फॉर्म है, उसी का ही तो फॉर्म दिख रहा है। ये क्या है, आप यहाँ से कॉस ऑफ पाई प्लस आयोटा साइन पाई की पावर n माइनस 1 जैसा समझ सकते हैं, वही तो लिखा हुआ है। और साइन पाई बन जाएगा 0, कॉस ऑफ पाई यानी -1, तो -1 की पावर n माइनस 1। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ठीक है। हम रिपीट करते हैं एक बार। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट हमको क्या मिल गया, -1 की पावर n माइनस 1, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको याद नहीं रखनी है, मतलब ये इसको रटना नहीं है, बस प्रोसीजर को आप ध्यान में रखिए कि किस हिसाब से हम लोग इसको डेराइव कर रहे हैं। तो ये सब प्रोसीजर है क्या, वो आपको पता होना ज़रूरी है, आपको रटना नहीं है, एक भी चीज़ आपको रटनी नहीं है। यहाँ पे ध्यान से समझिए, दिमाग लगाइए, थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचिए। जो पावर में आया वो हमको एक इंटीजर मिला, और हम लोग डी मोवर थ्योरम के स्टेटमेंट से जानते हैं कि अगर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर इंटीजर है तो सिंपली कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, यूनिक वैल्यू लेता है। लेकिन अगर पावर में एक रेशनल नंबर होता है तो यूनिक वैल्यू नहीं लेता। तो पावर में एक इंटीजर है तो यूनिक वैल्यू ले रहा है, सिंपली कॉस ऑफ n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा पुट किए तो हमको ये मिल गया कॉस ऑफ पाई इंटू n माइनस 1 प्लस आयोटा साइन पाई इंटू n माइनस 1। तो ये वैल्यू तो 0 ऑटोमेटिकली बना देगा। देखिए, आप इस फॉर्म में कन्वर्ट करके देखें या
अब डायरेक्टली यहीं से देखें तो साइन ऑफ पाई इंटू एन माइनस वन का मतलब क्या है? साइन ऑफ पाई इंटू एन माइनस वन का मतलब ये है पाई के साथ में इंटीजर आएगा, क्योंकि एन तो इंटीजर ही डालना है हमको, तो जब आप एन इंटीजर डालेंगे तो एन माइनस वन भी एक इंटीजर ही होगा। तो साइन ऑफ पाई इंटू इंटीजर, तो हम जानते हैं कि साइन इंटीजर पाई हमेशा ही जीरो होता है, क्योंकि साइन पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई साइन ऑफ एन पाई जीरो ही होता। तो साइन ऑफ एन माइनस वन पाई भी जीरो ही होगा, क्योंकि एन की वैल्यू का इंटीजर यानी 2 3 4 5 ऐसे करके आप एन की वैल्यू को पुट करने वाले हैं, तो ये पूरा वैल्यू आपको जीरो देने वाला, ये वाली, तो ये वैल्यू आपको जीरो दे देगा। अब इस पे ध्यान लगाइए, कॉस ऑफ पाई इंटू एन माइनस वन। अगर किसी को आपको पता हो, हम लोग देखे थे कि कॉस ऑफ एन पाई क्या होता है, कॉस ऑफ एन पाई क्या होता है, -1 की पावर एन, याद है कि नहीं? क्योंकि कॉस ऑफ 0 1 होता है, कॉस ऑफ पाई -1 होता है, कॉस ऑफ 2 पाई फिर से 1 होता है। तो कॉस ऑफ एन पाई को -1 की पावर एन बोले थे। एन को आप 0 पुट करेंगे तो कॉस ऑफ 0 1, एन को 1 पुट करेंगे कॉस ऑफ पाई -1, तो कॉस ऑफ एन पाई क्या मिलता है, -1 की पावर एन। उसी प्रकार से कॉस ऑफ एन -1 पाई है तो -1 की पावर एन -1 मिलेगा। तो आप इस तरीके से देखिए, या आप सिंपली इस वाले स्टेप से ही देखिए एक बार, आप कैसे लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट है तो ये वैल्यू साइन ऑफ पाई इंटू एन माइनस वन तो जीरो ही होगा, क्योंकि पाई के साथ में एक इंटीजर आ रहा है, तो साइन ऑफ इंटीजर पाई हमेशा ही जीरो होता है। साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई 6 पाई या 1000 पाई 1000 2 पाई सब जीरो देगा। ये क्या है, कॉस ऑफ पाई इंटू एन माइनस वन, तो ये क्या देगा, कॉस ऑफ पाई इंटू एन माइनस वन को थोड़ा ध्यान लगाइए कि कॉस ऑफ एन पाई क्या होता है, कॉस ऑफ एन पाई क्या होता है, कॉस ऑफ एन पाई होता है -1 की पावर एन। तो कॉस ऑफ एन -1 पाई है तो क्या हो जाएगा, -1 की पावर एन -1, कोई दिक्कत नहीं। अगर इस प्रकार से आपको फॉर्म नहीं पता है तो आप सिंपली पुट करके देखिए। जब आप एन को आप जब इवन पुट करेंगे तो क्या होगा, जब आप एन को इवन पुट करेंगे यानी एन को आप 4 पुट कीजिए तो 4 - 1 यानी 3, कॉस ऑफ 3 पाई यानी -1 बनेगा। जब आप एन को इवन पुट करेंगे तो -1 मिलेगा, जब आप एन को ऑड पुट करेंगे तब आपको +1 मिलेगा। तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या प्रोसेस हम लोग फॉलो कर रहे हैं, आपको आसानी से खुद ही समझ में आ जाएगा। तो इतना पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ कि नहीं आपको, डन। तो सम ऑफ रूट 0 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट -1 की पावर n -1 है। और कुछ छोटे छोटे कंक्लूजन हम आपको बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे जो सम ऑफ रूट हम लोग देख रहे हैं, सम ऑफ रूट 0 मिल रहा है, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि जेड की पावर n = 1 है, जेड की पावर n -1 का कोई टर्म नहीं है, तो समेशन ऑफ रूट तो 0 मिलना ही है। ये आप हर जगह वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप सारे रूट को जोड़ेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा। उसी प्रकार से आप किसी भी केस में आप 7th रूट ऑफ यूनिटी देख लीजिए या 6th रूट ऑफ यूनिटी देख लीजिए, किसी भी केस में जब आप सारे रूट को जोड़ेंगे तो आपको 0 ही मिलेगा, क्योंकि अगर जेड की पावर 6 = 1 है तो जेड की पावर 5 का कोई टर्म है ही नहीं, तो समेशन ऑफ रूट जो होगा वो माइनस का b/a होता है, और जहाँ पे b 0 है तो 0 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सबको ऐड करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, जितने रूट आपको मिले सबको ऐड करके आप चेक कर सकते हैं, आपको वैल्यू मिलेगी 0, डन, ठीक है। तो यहाँ भी आपको कंक्लूजन समझ में आना चाहिए। तो इस चीज़ में आप क्या बोल सकते हैं, n रूट हैं, सबका मॉड्यूलस 1 है, और सारे ही 2π/n से डिफरेंस पे हैं, ठीक है। तो अगर आप एक रूट पकड़ लेते हैं, आप वहाँ पे से चलना स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ से आप 2π/n घूमेंगे, दूसरा रूट मिलेगा। आप चाहे जिस डायरेक्शन में घूमिए, सपोज कि आप इस वाले रूट को पकड़ लिए, तो यहाँ से आप 2π/n घूमे, दूसरा रूट मिला, यहाँ घूमे, आपको नेक्स्ट वाला रूट मिल गया। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के सहारे आप 2π/n घूमते हुए रिमेनिंग सारे रूट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वही प्रोसीजर हम लोग यहाँ पे फॉलो किए, यहाँ पे हमको मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जितने भी रूट हैं एक सर्कल पे लाई करेंगे। क्यों एक सर्कल पर क्यों लाई करेंगे, क्योंकि सबका मॉड्यूलस 1 है, सबकी मूल बिंदु से दूरी 1 है, और सबका सेंटर भी फिक्स रहेगा। तो एक सर्कल पर लाई करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, एक सर्कल पर लाई करेंगे। और इन ये पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा और ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होगा सेम ही होगा। आप निकाल के देखिए, सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पे हैं, इस जगह पर है, ये क्या है 1,45 डिग्री, यानी कि ये 8th रूट ऑफ यूनिटी वाला केस है। तो 1/√2, i/√2 है। तो जब आप इनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो 1 - 1/√2 + 1/√2 - 0,
1 - 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 1/√2 - 0 का होल स्क्वायर, फिर पूरे का अंडर रूट। तो करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि बेसिकली ये 45 डिग्री है। ये क्या है, 45 डिग्री है। तो अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये लेंथ 1 है, ये लेंथ 1 है। और अगर आप एक ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पे, इनको आप मिलाते हुए एक ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या होगा, एक क्या हो जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज है या आइसोसेल्स ट्रायंगल बोलते हैं इनको। तो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है जिसकी दो साइड सेम है, एक साइड ये है, एक साइड ये है, बचे दो एंगल, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, और जो कि तीनों एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है। तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो अगर सारी 45 डिग्री हो गए तो सॉरी ये 45 डिग्री है ना, तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये 45 डिग्री है। हम क्या बोल सकते हैं, ये लेंथ 1 है और ये लेंथ भी 1 है, और ये साइड सेम है, इसकी वजह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम ही होगा। तो 2x प्लस 45 डिग्री किसके बराबर आएगा, तो 180 डिग्री के। तो आप ये वाला एंगल आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा डिस्कशन था, इस पर आप उतना फोकस मत करिए, यहाँ पे ध्यान से समझिए। हम लोग क्या बोल रहे हैं, n रूट है, n रूट हैं, सारे 2π/n के डिफरेंस पर हैं। कोई भी एक रूट आप पकड़ेंगे, वहाँ से 2π/n घूमते हुए आपको दूसरा रूट मिल जाएगा। क्लियर। और सारे रूट का सम 0 है, सारे रूट का प्रोडक्ट -1 की पावर n-1। कैसे हम लोग फाइंड आउट कर लें, आपको पता होना चाहिए। आपको ये रटना नहीं है कि ये जो रिजल्ट आया आपको याद होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। ठीक है, तो ये डिस्कशन काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हो गया। तो कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि हम लोग जो डिस्कशन स्टार्ट किए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, तो वो सब का डिस्कशन अगर आप आसानी से समझे होंगे, अच्छे से समझे होंगे, तो आपको nth रूट ऑफ यूनिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगा। उसी सब का यूज है यहाँ पे। सिंपल सा बात है, पूरा 360 डिग्री एंगल n पार्ट में डिवाइड होगा। एक रूट को आप अगर पकड़ के चलेंगे तो 2π/n घूमते हुए आपको सारे रूट मिल जाएंगे। तो ये प्रोसीजर आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं। आप डी मोवर थ्योरम का यूज कीजिए सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए, या सिंपली जो कंक्लूजन था उसका यूज करके भी आप सारी वैल्यूज़ लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। और समेशन ऑफ रूट आपको 0 मिला। और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है, देखिए हम फिर से अगेन रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करेंगे, रटना नहीं है इन चीज़ों को, ठीक है। ये नहीं कि बोझ बन गया, इतना सारा चीज़ हो गया, आपको सबको रट डालना है, नहीं रटना है, समझना है कि जैसे कॉन्सेप्ट आप देख रहे हैं ना, तो इसको आपको फील करना है। आपके दिमाग में सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, रटने का नीड ही नहीं पड़ेगा अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास को यहीं पेंट करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग या तो क्वेश्चन लेके आएंगे या एक क्लास और लेके आएंगे जो कि इससे रिलेटेड एक थोड़ा नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन होगा, इसी से रिलेटेड होगा, थोड़ा नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन होगा। मतलब उसमें हम इन सब से जो कंक्लूजन निकल रहे हैं उन सब का एक और लेक्चर में हम लोग 40-50 मिनट का एक लेक्चर ले लेंगे। उसमें थोड़ा आराम से, थोड़ा यहाँ पे फास्ट हो गया था लास्ट में ना, तो एक बार फिर से हम लोग थोड़ा बहुत ही आराम से फिर से वही सब समझ लेंगे, ये जो हम लोग देख चुके हैं, कंक्लूड करेंगे थोड़ा नेक्स्ट लेवल ले जाके उसको, ठीक है। तो हम लोग इस क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग। थैंक यू सो मच।